एवरीवन, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे साउंड क्लास 9 का। तो आप लोग का डिमांड था, वैभव का डिमांड था, ये चैप्टर पढ़ना है। हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले देखना है कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। हम लोग क्या क्या पढ़ना है सो यहाँ देखते हैं। साउंड क्या होता है तो पढ़ना है। साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है, साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, ये पढ़ना है। फिर देखना है साउंड ट्रेवल कैसे करता है, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, प्रोपगेशन ऑफ साउंड। इसमें हम लोग देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड क्या है? एक तरह का लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये देखना है। फिर हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड के बारे में देखेंगे। इसमें क्या क्या देखना है? इसमें देखना हम लोग को एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, पिच और लाउडनेस, ये सब देखना है। और इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसके बाद देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड भी रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ से अगर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, सामने अगर वॉल है या दीवार बोलते हैं, उस पर टकराया, साउंड रिफ्लेक्ट होगा, जैसे कि लाइट रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड देखेंगे। फिर हम लोग देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में इको के बारे में समझेंगे और रिवर्बरेशन के बारे में समझेंगे। रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन के बारे में समझेंगे। फिर हम लोग देखेंगे रेंज ऑफ हियरिंग, रेंज ऑफ हियरिंग, हम लोग किस रेंज का फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। इसमें हम लोग सोनार के बारे में पढ़ेंगे, सोनार। और लास्ट में हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल्स का टिप्स, न्यूमेरिकल्स जो इस चैप्टर के फॉर्मूला से बनता है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे साउंड का डिफिनेशन। साउंड को समझते हैं। साउंड क्या है? साउंड एक तरह का एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। साउंड क्या है? एनर्जी है जो हम लोग को सेंसेशन ऑफ हियरिंग हमारे ईयर्स में प्रोड्यूस करता है। साउंड क्या है? साउंड एक तरह का एनर्जी है। Sound is a form of energy which produces sensation of hearing, sensation of hearing। इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना है। साउंड क्या है? एक तरह का एनर्जी है जो हम लोग को सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग देखेंगे साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। जैसे अभी हम बोल रहे हैं, साउंड कैसे प्रोड्यूस हुआ? हमारे वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन हुआ। क्या हुआ? वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन, जब कोई चीज़ वाइब्रेट करता है, वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है? तो वाइब्रेशन क्या होता है? कोई भी चीज़ का टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन होगा, तो उसको हम लोग वाइब्रेशन कहते हैं। टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन क्या है? जैसे पेंडुलम लेते हैं, पेंडुलम यहाँ से एक्सट्रीम पॉइंट पे गया, फिर बैक आया, इधर एक्सट्रीम गया, फिर यहाँ पे बैक आया। इसको क्या बोलते हैं? टू एंड
फ्रो मोशन। जैसे कि हम आगे गए, फिर वही पॉइंट पे आए, फिर पीछे गए और फिर इन पोजीशन पे आ गए, इसको क्या बोलेंगे? टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन जब होता है पार्टिकल्स का, कोई भी चीज़ का, हम लोग बोलते हैं कि वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगा। लेकिन यहाँ पे एक कंफ्यूजन है। ओसिलेशन और वाइब्रेशन। ओसिलेशन भी टू एंड फ्रो होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, और वाइब्रेशन भी टू एंड फ्रो मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है। लेकिन जो ओसिलेशन है, इसके कारण हम साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी कम होता है, लोअर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कम होता है, इसीलिए ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। और जो वाइब्रेशन होता है, ये हायर फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग को अगर क्वेश्चन आएगा कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो साउंड वाइब्रेशन के कारण ही प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेशन आनी टू एंड फ्रो मोशन, इन पोजीशन से आगे जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर बैक आएगा और फिर मीन पोजीशन यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। तो हम लोग इसके आगे देखते हैं प्रोपगेशन ऑफ साउंड। प्रोपगेशन ऑफ साउंड, प्रोपगेशन ऑफ साउंड कहने का मतलब है साउंड कैसे ट्रेवल करता है, साउंड कैसे ट्रेवल करता है। जैसे मान लेते हैं ये सोर्स है, यहाँ से साउंड निकला, यहाँ से साउंड निकला, और ये कोई इंसान है, इसके कान के पास साउंड आया, तो कैसे यहाँ से यहाँ तक गया, कैसे यहाँ से यहाँ तक गया। ये जो यहाँ पे प्रेजेंट है एयर, क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है, और एयर को हम लोग बोलते हैं मीडियम। क्या एयर? मीडियम। मीडियम यहाँ कुछ भी हो सकता है, मीडियम यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एयर है, एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, और सॉलिड भी हो सकता है। एयर या लिक्विड हो सकता है या सॉलिड हो सकता है, ठीक है। अभी हम एयर लेते हैं, अभी हम लोग क्या लेंगे? एयर। यहाँ पे क्या मौजूद है? यहाँ पे एयर का पार्टिकल्स मौजूद है, एयर का ये पार्टिकल्स है, ये वन सेट ऑफ पार्टिकल्स है, ये दूसरा सेट ऑफ पार्टिकल्स है, ये तीसरा सेट ऑफ पार्टिकल्स है। इसी तरह इधर सेट ऑफ पार्टिकल्स बना देते हैं। पार्टिकल्स, एयर का पार्टिकल्स, ये पहला सेट है, ये दूसरा सेट है, इसको सेट में कन्वर्ट कर दिए हैं, मान लिया सेट में। यहाँ से साउंड निकला, यहाँ से साउंड क्या है? एक तरह का एनर्जी है, एक तरह का क्या है? साउंड क्या है? एनर्जी है। ये जो पार्टिकल्स था, इसके पास पहले से क्या था? काइनेटिक एनर्जी था। पहले से क्या था? काइनेटिक एनर्जी था, यानी थोड़ा ये मूवमेंट में होगा, थोड़ा ये मूवमेंट कर रहा होगा, ठीक है, थोड़ा ये मूवमेंट कर रहा होगा। जैसे ही इसको एनर्जी मिला, जैसे ही उस पार्टिकल्स को साउंड एनर्जी मिला, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? बढ़ गया। काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? बढ़ गया, और ये तेजी से मूव करने लगा। तेजी से मूव किया तो ये आगे का पार्टिकल्स जो है उससे टकराया, आगे का जो सेट ऑफ पार्टिकल्स है उससे टकराया, फिर वो पार्टिकल्स बैक आ गया, पीछे पीछे आ गया, फिर ये आगे को एनर्जी दिया, साउंड एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। इसी तरह ये आगे ट्रांसफर करते गया, इस तरह ये आगे ट्रांसफर करते गया, और फाइनली लिसनर के पास साउंड पहुंच गया। तो क्या होता है? प्रोपोगेट कैसे करता है? साउंड क्या करता है? पार्टिकल, सेट ऑफ पार्टिकल्स को साउंड एनर्जी देता है, उसका काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है, और वो आगे चला जाता है उसका एनर्जी, और फिर इसी तरह आगे जाता है, और फिर लिसनर के पास एनर्जी, साउंड एनर्जी पहुंच जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीमेंट होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या होता है? पहले यहाँ पे क्या होता है? सबसे पहले
आगे को एनर्जी दिया, उसके बाद वो पार्टिकल्स पीछे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? पीछे। मीन पोजीशन से भी पीछे आ जाएगा, मीन पोजीशन से भी पीछे। आगे गया, फिर मीन पोजीशन से पीछे। इसी को हम लोग आगे देखेंगे कि पार्टिकल्स मीन पोजीशन पे था, एक्सट्रीम पे पहुंचा, ये क्या एक्सट्रीम, फिर उससे भी पीछे आ गया, उससे भी पीछे। ये है मीन पोजीशन। फिर गया मीन पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। तो ये क्या है? ये वाई एक्सिस है। क्या है ये? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस क्या बताता है? पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल्स यहाँ था, यहाँ गया, सबसे आगे गया, फिर पीछे मीन पोजीशन पे आया, फिर सबसे फिर मीन पोजीशन पे आया, नीचे एक्सट्रीम में गया, फिर मीन पोजीशन पे आया। ये हम लोग आगे देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग को एक चीज और देखना है, एक चीज और देखना है। यहाँ पे हम लोग को देखना है लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है। लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल वेव, अब इसको समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, साउंड एनर्जी आगे की ओर ट्रांसफर हो रहा है, साउंड एनर्जी आगे की ओर ट्रांसफर हो रहा है, और पार्टिकल्स भी आगे जा रहा है, पार्टिकल्स भी, ये पार्टिकल्स है, आगे गया, आगे को साउंड एनर्जी दिया, ये पार्टिकल्स आगे गया, आगे को साउंड एनर्जी दिया, फिर पार्टिकल्स देने के बाद, साउंड एनर्जी देने के बाद पीछे की ओर है। यहाँ पे दो चीज समझना है। जो साउंड का मूवमेंट है, साउंड एनर्जी का, साउंड एनर्जी किधर जा रहा है? आगे की ओर। साउंड एनर्जी किधर जा रहा है? आगे की ओर। जो पार्टिकल है, एयर पार्टिकल है, ये भी आगे जा रहा है, फिर पीछे जा रहा है। इसका मतलब क्या है? एनर्जी है और पार्टिकल है, आपस में दोनों पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, मूवमेंट कैसा हो? पैरेलल और एंटी पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल। एनर्जी और पार्टिकल दोनों पैरेलल हो या एंटी पैरेलल मूवमेंट हो, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी एनर्जी भी आगे ट्रेवल करे और पार्टिकल आगे या पीछे, ठीक है, यानी पैरेलल और एंटी पैरेलल, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसमें याद रखना एनर्जी और पार्टिकल, एनर्जी और पार्टिकल किसका? एयर का। इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये हम लोग देखें। अब हम लोग देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। तो अभी हम लोग देखे थे कि साउंड क्या है? एक तरह का वेव है, एक तरह का वेव है। उस वेव को हम लोग इस तरह दिखाएंगे, उस वेव को इस तरह दिखाएंगे, इस तरह दिखाएंगे। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस क्या बताएगा? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। अभी हम लोग देखे थे कि पार्टिकल एक बार आगे की ओर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, फिर पीछे जीरो पे आता है, फिर नीचे एक्सट्रीम पे जाता है और फिर जीरो पे आता है। ये क्या एक्सिस है? ये क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये हम लोग देखें। और यहाँ पे देखना है सबसे पहले कौन सा कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे? एम्पलीट्यूड देखेंगे। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड समझते हैं। जो मीन पोजीशन है, ये क्या है? मीन पोजीशन। ये क्या है? मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मीन पोजीशन से पार्टिकल्स का सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? सबसे ज्यादा, जैसे यहाँ पार्टिकल्स था, ये अगला पार्टिकल है, तो सबसे पहले कहाँ ज्यादा गया? सबसे ज्यादा यहाँ तक गया, उसके बाद वापस यहाँ आया, फिर पीछे की ओर गया। जो सबसे ज्यादा गया यहाँ से मीन पोजीशन से, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन से पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, कितना दूर गया मीन पोजीशन से, उसको हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी। अब हम
हम लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है। 1 सेकेंड टाइम में, टाइम कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड, उसमें कितना ओसिलेशन हो रहा है। ओसिलेशन यानी एक कंप्लीट, एक पॉजिटिव साइकिल एक नेगेटिव साइकिल, एक पॉजिटिव साइकिल एक नेगेटिव साइकिल, एक ओसिलेशन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दूसरा ओसिलेशन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तीसरा ओसिलेशन, और इसके बाद एक और कर देते हैं चौथा ओसिलेशन। तो 1 सेकेंड में कितना ओसिलेशन, ओसिलेशन बोले तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये हुआ 1 ओसिलेशन, 1 साइकिल कंप्लीट हुआ। तो 1 सेकेंड में कितना साइकिल हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। टाइम पीरियड जो है ये टाइम है, ये फ्रीक्वेंसी है, इसका रेसिप्रोकल होता है। ये हम लोग देखें। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं पिच क्या होता है। पहले हम लोग देखेंगे लाउडनेस। अगर कोई साउंड लाउड है तो क्या होगा, जैसे यहाँ से कोई साउंड प्रोड्यूस हुआ, ये नॉर्मल साउंड था, ये नॉर्मल कोई साउंड था जिसका एम्पलीट्यूड इतना था। अभी अब बोल रहे हैं लाउडनेस को अगर हम बढ़ा दें, लाउडनेस को बढ़ा दें तो जो नया साउंड का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह बनेगा। क्या होगा, यहाँ पे लाउडनेस अगर बढ़ जाएगा तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड का बढ़ जाएगा। यहाँ से एक रिलेशन आता है कि अगर हम आवाज़ जोर से बोलें तो जो लिसनर है उसको ज़्यादा सुनाई देगा, अच्छे से सुनाई देगा। इसका मतलब क्या है, वहाँ लाउडनेस बढ़ाने से एम्पलीट्यूड बढ़ गया है, एम्पलीट्यूड बढ़ गया। तो यहाँ एक रिलेशन आता है, लाउडनेस इक्वल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, लाउडनेस बढ़ाने से क्या चेंज होता है, एम्पलीट्यूड चेंज हो जाता है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें, यहाँ पे देखते हैं अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसमें देखते हैं एक ये है और एक ये है, इसमें क्या नंबर ऑफ साइकिल्स ज़्यादा है, इसमें नंबर ऑफ साइकिल्स, टाइम ले लेते हैं 1 सेकेंड, और यहाँ भी 1 सेकेंड टाइम ले लेते हैं। यहाँ पे क्या नंबर ऑफ साइकिल्स ज़्यादा है, यानी नंबर ऑफ ओसिलेशन 1 2 3 4 5, ओसिलेशन ज़्यादा है। यहाँ पे 1 है और ये पूरा भी नहीं हुआ, आते हैं 2 है, कितना है 2। यहाँ पे ओसिलेशन ज़्यादा है यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो साउंड में पिच ज़्यादा होगा। तो पिच किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसको बोलेंगे हम लोग हाई पिच्ड साउंड, ठीक है। ये हम लोग देखें लाउडनेस और पिच। अब हम लोग आगे देखते हैं वेवलेंथ क्या होता है। यहाँ हम लोग वेवलेंथ समझने के पहले देखेंगे कि जो ऊपर है इसको बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं ट्रफ। जो वैल्यू बन रहा है इसको बोलते हैं ट्रफ, ये जो वैल्यू बन रहा है इसको बोलते हैं ट्रफ। और ऊपर जो पीक बन रहा है इसको बोलते हैं क्रेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, क्रेस्ट। ये भी क्रेस्ट, ये भी क्रेस्ट, ये ट्रफ और ये भी ट्रफ, ये भी ट्रफ। और वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ एक वेव का लेंथ, यहाँ वेवलेंथ बोल सकते हैं, ये एक वेव का लेंथ है। या बुक में दिया हुआ रहता है कि क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का दूरी, क्रेस्ट से
वेवलेंथ, तो सक्सेसिव क्रेस्ट होना चाहिए, ये क्रेस्ट ये क्रेस्ट, ये क्रेस्ट के बाद इधर वाला क्रेस्ट नहीं लेंगे, सक्सेसिव होना चाहिए, उसके जस्ट बाद वाला क्रेस्ट लेंगे। तो वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये क्या है लैम्डा, ये क्या है लैम्डा, ठीक है। लैम्डा क्या है, एक तरह का डिस्टेंस है, एक तरह का डिस्टेंस है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड। डिस्टेंस यहाँ क्या है लैम्डा है, स्पीड को मानते हैं ही, और टाइम होता है 1/फ्रीक्वेंसी। अभी हम लोग फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, इसके जगह बुक में लिखा रहता है म्यू, ऐसे करके म्यू लिखा रहता है, फ्रीक्वेंसी की जगह म्यू लिखा रहता है। तो फ्रीक्वेंसी डिनोमिनेटर में है, इधर जाएगा तो ये बन जाएगा म्यू, क्या बन जाएगा फ्रीक्वेंसी को म्यू ही मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं म्यू। तो वेलोसिटी क्या है लैम्डा इंटू म्यू, लैम्डा इंटू भी है लैम्डा इंटू म्यू, या इसको ऐसे याद रखना लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, ये बराबर वेलोसिटी। ये कौन सा वेलोसिटी है, वेव वेलोसिटी है। यहां से एक और फॉर्मूला आया लैम्डा लैम्डा इंटू म्यू बराबर वेव वेलोसिटी इक्वल टू वेव वेलोसिटी, ये फॉर्मूला है, इस पे भी क्वेश्चन छोटा सा रहता है। और यहाँ से एक और निकला कि टाइम जो होता है 1/f होता है, क्या होता है 1/f। ये हम लोग देखें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, अगर ये कोई वॉल है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये कोई साउंड इंसिडेंट कर रहा है, क्या कर रहा है इंसिडेंट साउंड इस पे पड़ रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, ये क्या करेगा रिफ्लेक्ट कर जाएगा। यहाँ भी लाइट चैप्टर के जैसा लॉज होता है, क्या होता है लॉज होता है। इसको बना दिए नॉर्मल, इसको अच्छे से बनाते हैं, ये मान लिए नॉर्मल, क्या है नॉर्मल है, इस पे परपेंडिकुलर, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट साउंड रहेगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड, ठीक है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। इसमें मेन हम लोग को पढ़ना है इको क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में अगर साउंड रिफ्लेक्ट कर रहा है बार बार, यहाँ पे दो टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इको के बारे में। इको, इको क्या होता है, जैसे कि हम लोग कुछ बोलते हैं, कुछ बोले तो हम लोग के दिमाग में वो 0.1 सेकेंड तक रहता है, 0.1 सेकेंड तक रहता है। उसके अंदर 0.1 सेकेंड के अंदर अगर कोई साउंड आ जाए तो हम लोग सुन नहीं सकते, लेकिन इसके बाद जैसे यहाँ से अभी हम बोल रहे हैं तो 0.1 सेकेंड के बाद जो साउंड रिफ्लेक्ट करके आएगा उसी को हम लोग बोलते हैं इको। 0.1 सेकेंड के बाद जो वही साउंड रिफ्लेक्ट करके आया, जैसे अभी हम बोले हेलो, तो आगे दीवार है उससे टकरा के वापस आया 0.1 सेकेंड के बाद, तो वो जो साउंड है उसको हम लोग बोलेंगे इको। तो मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए, कितना देर के बाद आना चाहिए, टाइम होना चाहिए 0.1 सेकेंड के बाद आ रहा है जो साउंड आ रहा है रिफ्लेक्ट होके, उसको हम लोग बोलेंगे इको। यहाँ पे हम लोग को एक समझना है, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये डिस्टेंस है सोर्स से लेके रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं,
डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो टाइम यहाँ जो है टोटल टाइम है, गया और टकरा के वापस आया, इसलिए डिस्टेंस की जगह हो जाएगा 2d। क्या हो जाएगा? 2d, क्योंकि टोटल डिस्टेंस लेना है। क्या लेना है? टोटल डिस्टेंस। यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे, स्पीड इंटू टाइम बटा 2। क्या लेंगे? 2। स्पीड, स्पीड किसका? साउंड का। इसका साउंड का 344 और टाइम 0.1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 17.2 मीटर। तो इको सुनने के लिए टाइम तो इतना देर के बाद आना चाहिए, ये ठीक है, लेकिन जो डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए इको सुनने के लिए ये होना चाहिए 17.2 मीटर। 17.2 मीटर। तो कंडीशन क्या है इको सुनने का? सबसे पहले साउंड 0.1 सेकेंड के बाद आना चाहिए, और दूसरा जो मिनिमम डिस्टेंस है सोर्स से लेके रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक का, तो मिनिमम डिस्टेंस 17.2 मीटर होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन कि साउंड का कुछ इंटेंसिटी होना चाहिए, ताकि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहां तक पहुंच पाए। तो तीसरा क्या होना चाहिए? इंटेंसिटी होना चाहिए साउंड के पास। क्या होना चाहिए? इंटेंसिटी। तो ये हम लोग देखें कि इको सुनने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। तो इको क्या है? जैसे कि हम लोग बोले हेलो, क्या बोले? हेलो, तो रिफ्लेक्ट होके क्या आएगा? हेलो आएगा। क्या आएगा? हेलो, हेलो, हेलो। ये रिफ्लेक्ट होके आएगा। हेलो बोलेंगे तो हेलो ही रिफ्लेक्ट होके आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं इको। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे रिवर्बरेशन, उसमें क्या डिफरेंस है? पढ़ेंगे रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या है? ये दीवार है, इधर सीलिंग है, यहाँ से कोई सोर्स ऑफ साउंड है, तो यहाँ टकराया, तो यहाँ कोई सुनने वाला है, यहाँ कोई सुनने वाला है। मान लेते हैं यहाँ पे आई है, ईयर है, ठीक है। तो ये साउंड सीधा गया, इधर टकराया, इधर आया, इधर आया, तो साउंड, ये साउंड पहले आ जाएगा, एक साउंड थोड़ा देर के बाद आ जाएगा। तो मान लें यहाँ पे हेलो बोले हैं, क्या बोले हैं? हेलो, तो यहाँ सुनाई देगा हेलो, इस तरह का सुनाई देगा, थोड़ा सा देर तक हमारे कानों में रहेगा, परसिस्ट करेगा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक। इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्बरेशन। क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशन। तो ये हम लोग देखें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसका एप्लीकेशन कहाँ है? स्टेथोस्कोप। ये जो डॉक्टर यूज करते हैं, इसमें हम लोग का रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एप्लीकेशन यूज होता है। हार्ट का बीट सुनने के लिए, ये सब लंग्स के बारे में देखने के लिए, ये सब लंग्स का साउंड सुनने के लिए, ये सब इससे सुनाई देता है डॉक्टर्स को, क्योंकि इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, और मल्टीपल रिफ्लेक्शन साउंड के होने के कारण उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, यानी एम्पलीट्यूड यानी लाउडनेस बढ़ जाता है, तो हम लोग को अच्छे से डॉक्टर को सुनाई देता है। तो ये हम लोग देखें रिवर्बरेशन क्या होता है। हम लोग देखेंगे रेंज ऑफ हियरिंग। रेंज ऑफ हियरिंग हम लोग देखेंगे, क्या देखने वाले हैं? रेंज ऑफ हियरिंग। तो हम लोग देखते हैं कि हर एक साउंड को नहीं सुन सकते। हम लोग का रेंज है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज। हम लोग लास्ट में देखेंगे सभी का यूनिट, सभी का यूनिट देख लेंगे। तो जो ऑडिबल रेंज है, इसका रेंज होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसको 20 के भी बोला जाता है, ये मतलब 1000, ये है। और अल्ट्रासाउंड
20,000 हर्ट्ज से ऊपर का साउंड है, और इससे जो बिलो रहता है 20 हर्ट्ज से नीचे, 20 हर्ट्ज से नीचे, इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड। ये कौन, जो वेल्स होता है, वेल्स, राइनोसोरस, राइनोसोरस, ये 5 हर्ट्ज भी साउंड में कम्युनिकेट करता है, 5 हर्ट्ज। और जो अल्ट्रासाउंड रहता है, इसका एग्जांपल देखते हैं, डॉल्फिन्स, इसमें आता है वेल्स और राइनोसोरस, इसमें आता है डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स। ये 1,20,000 हर्ट्ज, 1,20,000 हर्ट्ज में कम्युनिकेट करता है। तो ये हम लोग देखते हैं कि कोई एनिमल्स, इसमें अर्थक्वेक का साउंड भी आता है, अर्थक्वेक का साउंड जो रहता है ये भी इंफ्रासोनिक होता है। इसका भी फ्रीक्वेंसी क्या होता है? कम होता है, 20 हर्ट्ज से कम होता है। ये है अल्ट्रासाउंड का हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे, अल्ट्रासाउंड का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है। हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। सबसे पहला एप्लीकेशन क्रैक्स। इंडस्ट्री में अगर कोई मेटल ब्लॉक है, उसमें क्रैक्स है या नहीं है, ये पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है? जैसे ये मेटल ब्लॉक है, मेटल ब्लॉक है, यहाँ से अल्ट्रासाउंड छोड़ा गया, ये क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि अल्ट्रासाउंड है, साउंड क्या करता है? रिफ्लेक्शन शो करता है। लेकिन यहाँ बीच में क्रैक है, बीच में क्या है? क्रैक है, यहाँ से अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा, अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब वहाँ कुछ डैमेज है, डैमेज यानी क्रैक्स है। अल्ट्रासाउंड क्रैक्स ऑफ मेटल ब्लॉक्स, मेटल ब्लॉक्स, इसको पता लगाने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। फ्यूटस, अनबॉर्न बेबी, यूटेरस में अनबॉर्न बेबी फ्यूटस होता है, उसको एग्जामिन करने के लिए, देखने के लिए उसका कंडीशन कैसा है, इसको देखने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है। थर्ड है किडनी स्टोन्स, किडनी स्टोन्स एग्जामिन करने के लिए, और अल्ट्रासाउंड से उसको फाइन पार्टिकल्स में तोड़ने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है। और हार्ट का, इसको बोलते हैं इकोकार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी यानी हार्ट के कंडीशन को देखने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। और ये जो है इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। क्या बोलते हैं? सोनोग्राफी। क्या बोला जाता है? सोनोग्राफी। ये हम लोग जानने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। और लास्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं सोनार। क्या बोलते हैं? सोनार। सोनार, एस ओ से साउंड, एन से नेविगेशन, ए से एंड और आर से रेंजिंग। साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार क्या होता है? जैसे ये सीप है, ये क्या है? सीप है। एक तरफ लगा होता है रिसीवर, एक तरफ लगा होता है ट्रांसमीटर, और ये सी बेड है। क्या ये सी बेड? यहाँ से साउंड गया, अल्ट्रासाउंड सी बेड से रिफ्लेक्ट हुआ और रिसीवर में गया। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, जो डेप्थ है, गहराई है इसका सी का, और नीचे कोई ऑब्स्टेकल है, आइसबर्ग है, ये सब पता लगाने के लिए हम लोग सोनार का यूज करते हैं। तो सोनार का किस लिए यूज किया जाता है? डेप्थ को फाइंड करने के लिए, डेप्थ। सोनार से एक फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है? फॉर्मूला। उस फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं। सेम फॉर्मूला है, ये है सीप, ये लगा हुआ है ट्रांसमीटर, ये लगा हुआ है रिसीवर, ये है सी बेड। यहाँ से आया साउंड, इंसिडेंट साउंड, रिफ्लेक्ट किया और यहाँ चला गया। ये है डेप्थ। क्या है? डेप्थ, डेप्थ ऑफ सी।
हम लोग डेप्थ निकालने के लिए स्पीड इंटू टाइम करते हैं, स्पीड इंटू टाइम। और डेप्थ जो होता है, जो यहाँ टाइम होता है, ये टोटल टाइम होता है साउंड का जाने का और वापस आने का। तो डिस्टेंस भी क्या लेंगे, टोटल, तो टोटल डी प्लस डी 2D। डेप्थ कैसे निकलता है, डी बराबर स्पीड इंटू टाइम बाई टू। ये फॉर्मूला लगाना है तब तो जाके निकलेगा डेप्थ ऑफ सी, डेप्थ ऑफ सी। इससे बेस्ट एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स भी रहता है, तो स्टूडेंट लोग गलती करता है 2D यूज नहीं करता, सिर्फ डी यूज करेगा तो आंसर क्या आएगा, गलत आएगा। ये हम लोग देखें इस चैप्टर से हम लोग रिकैप देखते हैं फॉर्मूला का। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला एफ बराबर, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का फॉर्मूला। एफ बराबर 1/t। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, इसका यूनिट होगा हर्ट्ज। दूसरा फॉर्मूला लैम्डा इंटू म्यू बराबर वेव वेलोसिटी। तीसरा फॉर्मूला